अगर आपका कोई भी चेक बाउंस केस चल रहा है तो इन 6 गाइडलाइंस को ध्यान में रखिए और इन 4 कॉस्ट कंसेप्ट को ज़रूर समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चेक बाउंस केस सालों साल क्यों चलते रहते हैं? क्यों हर सुनवाई में बस तारीख ही पड़ती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता? और क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने इस परेशानी का हल निकाल दिया है? जी हाँ दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसने चेक बाउंस केस की पूरी प्रक्रिया बदल दी है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब अगर आपने पेमेंट करने में देरी करी तो आपको देना होगा 7.5% का एक्स्ट्रा कॉस्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब सिर्फ पेमेंट करना काफ़ी नहीं है, देरी की, डिले करी तो जुर्माना भी लगेगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट, जो कि सन 2025 यानी कि इसी साल में आई है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं उनमें ये लैंडमार्क जजमेंट है। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 नई गाइडलाइंस और 4 नए कॉस्ट रूल्स जारी किए हैं जो हर वकील, हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर आम नागरिक के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। देखिए, देश में लाखों चेक बाउंस केसेस सालों सालों तक कोर्ट में लंबित रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं। कभी सम्मन नहीं पहुंचता है, कभी आरोपी हाजिर नहीं होता है और कभी कभी मामूली पेमेंट विवाद एक लंबे समय तक 5 साल 10 साल तक लटकता रहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये स्थिति न केवल कोर्ट्स पर बोझ बढ़ा रही है बल्कि छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए न्याय की पहुंच को असंभव बना रही हैं। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों को जल्दी और ईमानदारी से निपटाना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली गाइडलाइन है ड्यूअल सर्विस ऑफ सम्मन्स। देखिए, किसी भी केस में और खासकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस में जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो है सम्मन की डिलीवरी। देखिए, पहले क्या होता था कि कोर्ट सम्मन भेजता था, आरोपी को पता नहीं चलता था, डाक में देरी हो जाती थी और महीनों तक केस अटक जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंप्लेनेंट खुद भी सम्मन दे सकता है, जिसे हम दस्ती सम्मन कहते हैं। यानी कि जिसने पैसे लेने हैं, जो कंप्लेनेंट है, उसी को अब कानूनी तौर पर सम्मन पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। और हाँ, कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो फिजिकल मोड से भी सम्मन भेजे, ताकि कोई बहाना ना चले कि मुझे सम्मन नहीं मिला है। और इन सब से क्या होगा कि केस फटाफट शुरू होगा और किसी भी तरह का डिले नहीं होगा, यानी कि डिले होगा बिल्कुल ज़ीरो। दूसरी गाइडलाइन है दस्ती सम्मन और एफिडेविट की कंपलसरी फाइलिंग। देखिए, जब कंप्लेनेंट सम्मन देता है तो अगली तारीख पर उसे कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करनी होगी कि हाँ, उसने सम्मन जाकर के अक्यूज पार्टी को, अपोजिट पार्टी को दे दिया है। अगर इस एफिडेविट में कंप्लेनेंट झूठ बोलता है, ये पाया गया कि उसने गलत एफिडेविट दिया है, तो कंप्लेनेंट के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। यानी कि अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सच बोलो नहीं तो खुद फंस जाओगे। इससे झूठे बहाने और झूठी रिपोर्टिंग पर भी रोक लगेगी। दोस्तों, तीसरी गाइडलाइन है क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। देखिए, अब कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी करी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि हर कोर्ट में एक क्यूआर कोड लगेगा, ताकि अगर अक्यूज या ऑपोजिट पार्टी पेमेंट करना चाहती है तो वहीं पर चेक के अमाउंट की तुरंत पेमेंट हो जाए। इससे पहले सोचिए कि लगातार सालों साल लोग केस में लगे रहते थे। अगर आरोपी कह दे कि मैं पैसे देना चाहता हूँ, पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे में एक डेट लगाई जाती थी, वो पेमेंट लेके आता था, पेमेंट के तौर पर वो चेक जमा कराता था और ऐसे में चेक कब कैश होगा, नहीं होगा,
इसी में ही 4-5 डेटें निकल जाती थी। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये क्यूआर कोड रहते हैं, पेमेंट होती है, तो मामला सेम डे पर ही ख़त्म हो जाएगा जिस भी दिन अक्यूज्ड पार्टी पेमेंट देना चाहती है। इससे झगड़े और मुकदमे दोनों कम होंगे और जो लीगल प्रोसेस है उसका भी एक बोझ घट जाएगा। दोस्तों, चौथी गाइडलाइन है सिनॉप्सिस। देखिए, हर केस के साथ अब देना होगा एक सिनॉप्सिस। इसमें होगा शिकायतकर्ता का नाम, आरोपी का नाम, चेक नंबर, अमाउंट, डेट, बैंक रिटर्न डेट और बाकी सभी इंपॉर्टेंट बातें या फैक्ट्स। इससे फ़ायदा ये होगा कि जज साहब को पूरी फाइल नहीं पढ़नी पड़ेगी। 1 या 2 पेज जो कि सिनॉप्सिस के होंगे उनको पढ़कर ही केस की पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि क्या विवाद है, कितनी रकम है, चेक कौन सी डेट को बाउंस हुआ, कितना डिले हो चुका है, जुरिडिक्शन सही है या नहीं है। और इससे चेक बाउंस के मुकदमे की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस और तेज हो जाएगा। देखिए, अब 5वीं गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है बीएनएसएस के रिगार्डिंग और कॉग्निजेंस के नियम के रिगार्डिंग। देखिए, पहले कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से पहले नोटिस भेजता था जिससे और डिले हो जाता था, लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेक बाउंस केसेस में कॉग्निजेंस लेने से पहले नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले यही बात कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में इसे लागू कर दिया है, यानी कि अब केसेस सीधे कॉग्निजेंस पर जाएगा और सुनवाई तुरंत शुरू हो जाएगी। देखिए, छठी और आखिरी गाइडलाइन कहती है कि मजिस्ट्रेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस में शुरुआत में ही कुछ सवाल पूछेंगे जो कि कंप्लेनेंट और अक्यूज दोनों पार्टी से हो सकते हैं, ताकि मजिस्ट्रेट ये तय कर सके कि केस समरी ट्रायल चलेगा, समन ट्रायल चलेगा या वारंट ट्रायल की तरह चलेगा। अगर मामला सीधा साधा है तो समरी ट्रायल में जल्दी निपटाया जाएगा, और अगर कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन है, कुछ जटिलता है, तभी लंबी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कि हर केस के लिए अब एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म तय होगा। दोस्तों, अब जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नई कॉस्ट पॉलिसी, जो कि अब हर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस में लागू होगी, यानी कि चेक बाउंस केस में लागू होगी। और इसी में वो बात आती है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा कि 7.5% एक्स्ट्रा कॉस्ट का रूल। देखिए, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल शुरू होने से पहले ही ऑपोजिट पार्टी यानी कि अक्यूज्ड पार्टी पेमेंट दे देती है तो उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कॉस्ट नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उसने किसी भी तरह का कोई डिले नहीं किया है, यानी कि ज़ीरो कॉस्ट। इसके बाद आती है अगली स्टेज, जब डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद ऑपोजिट पार्टी के द्वारा चेक की पेमेंट की जाती है। तो ऐसे में क्योंकि कुछ समय का डिले उसने किया है, पेमेंट दी है डिले करके, तो ऐसे में 5% कॉस्ट उसके ऊपर लगाई जाएगी। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, वो है तब जब अपील या रिवीजन के दौरान अपोजिट पार्टी पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि लोअर कोर्ट में जो केस चला वो डिसाइड हो गया। इसके बाद अपील या रिवीजन में जब दूसरी पार्टी जाती है उस दौरान पेमेंट की कोई बात होती है, पेमेंट देना चाहती है पार्टी, तो ऐसे में उसके ऊपर 7.5% कॉस्ट लगाई जाएगी। और इसके बाद एक और स्टेज है कि अगर वहाँ पर भी पेमेंट नहीं होती है और मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर के पेमेंट दी जाती है, तो वहाँ पर जो कॉस्ट लगेगी वो होगी 10% कॉस्ट। मतलब साफ है कि जितनी देरी लगाओगे उतनी कॉस्ट लगेगी, उतना महंगा पड़ेगा। अगर शुरू में ही पैसे दे देते हो तो मामला सस्ते में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जितना ज़िद्दी बनोगे, जितना केस को डिले करोगे, उतनी ही कॉस्ट बढ़ती जाएगी। दोस्तों, ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये संदेश देती है कि अब जस्टिस में, न्याय में देरी बर्दाश्त नहीं होगी, और अब कोर्ट भी चाहता है कि अगर गलती हो गई है तो उसे सुधारने में देरी ना की जाए। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी, बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा और जाली चेक या झूठे बहाने पर रोक लगेगी। अगर आपका कोई भी चेक बाउंस केस चल रहा है तो इन 6 गाइडलाइंस को ध्यान में रखिए और इन 4 कॉस्ट कंसेप्ट को ज़रूर समझ लीजिए। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।